तो सिंगापुर के पीएम अपने लोगों को यूनाइट करने में सफल तो हो गए थे, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी बहुत ज़्यादा खराब थी। इनकी जो इकोनॉमी थी सिर्फ टीन और रबर जैसे प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट थी। और दूसरा मुद्दा सिक्योरिटी का था। अभी भी इनके देश की जो सिक्योरिटी थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही संभालते थे। ब्रिटिशर्स के कारण यहाँ पर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते तो इनके देश का जो मेन एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हो जाता और कोई भी देश यहाँ पर आसानी से कब्जा कर सकता था। और जैसा मैंने पहले बताया था कि इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं था, तो ये जिसको बेच के पैसे कमा सके, तो इसमें भी बहुत बड़ा दिक्कत था। तो इसके बाद ली कुआन यू क्या करते हैं, ये मलेशिया से बात करते हैं। ये मलेशिया को समझाने के लिए मलय को अपना एक नेशनल लैंग्वेज भी बना देते हैं। ये मलेशिया से बहुत उम्मीद करते हैं कि मलेशिया कैसे भी सिंगापुर को एज अ पार्ट, एज ए स्टेट कंसिडर कर ले। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके बाद पीएम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। ये समझते थे कि अगर देश को आगे लेकर जाना है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, तो देश में करप्शन को खत्म करना है। तो इसके लिए ये 1960 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लेकर आते हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज अगर करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं तो इन पर भारी फाइन लगभग 1 लाख सिंगापुर डॉलर और 7 साल की जेल हो सकती थी। ये काम इन्होंने सीपीआईबी को दिया था। सीपीआईबी डायरेक्ट पीएम को रिपोर्टिंग करता था। इसके बाद इन्होंने 1961 में ईडीबी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर कोई भी यहाँ पर कंपनी सेटअप करेगी तो उनको टैक्स रिबेट दिया जाएगा, टैक्स में छूट दिया जाएगा। और जो लेबर लॉ था वो भी कंपनी के फेवर में कर दिया, जिससे कोई भी कंपनी आसानी से लेबर ढूंढ सकती थी, कैसा भी काम करवा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वे सिंगापुर से विड्रॉ करना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहा था। और इसी के कारण जो ब्रिटिशर्स थे वे यहाँ से चले जाते हैं और जो सिंगापुर का हालात था वो और ज़्यादा खराब हो चुका था। इसकी वजह से बहुत लोगों को यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था वो भी खत्म हो चुका था। तो ली कुआन यून के पास अब सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत ये था कि कैसे अब लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो अपने देश को बचाने के लिए ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बात करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं एशिया नाम से। इसमें ये बहुत सारे देशों को शामिल करते हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस हो गया, और इन सबको जोड़ा जाता है, जिससे ये कंट्रीज अब एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, पीस बनाए रखेगी। और आगे जाकर 1968 में जेटीसी यानी जुरोंग टाउन कॉर्पोरेशन बनाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करने के लिए, कंपनीज को और लाने के लिए। पीएम ने वादा किया था कि कोई भी कंपनी यहाँ पर सेटअप करेगी तो उसको टैक्स रिबेट मिला जाएगा, कई सालों तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये बहुत सारे मल्टीपल मीटिंग अटेंड करते हैं और बहुत देशों को मना लेते हैं, जिससे यहाँ पर लगभग 2 साल के अंदर 250 से भी ज्यादा कंपनी आ जाती है और यहाँ पर 32,000 से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसके बाद पीएम ने यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री सेटअप किया था, जिससे लोगों के पास पैसा आने लगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कैसे सिंगापुर ने इसको कंटिन्यू रखा, लोगों में सिविक सेंस लाया और टूरिज्म को बूस्ट किया।